Hello students, hope all of you are doing well and fine. आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है। इस टॉपिक का नाम है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। ये जो मेरा अक्स इंस्टीट्यूट है ये वेस्ट बंगाल में कोलकाता बेस्ड इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट के थ्रू मैं कॉमर्स का कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। स्क्रीन में लिखे हुए नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लासेस जो मैं कवर करता हूं वह है क्लास 11, 12, एनी बोर्ड, ग्रेजुएशन, बीकॉम, एनी यूनिवर्सिटी, एमकॉम, मास्टर्स, एनी यूनिवर्सिटी, बीबीए, एमबीए, एनी इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। सब्जेक्ट्स जो मैं कवर करता हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। मोड ऑफ टीचिंग ऑफलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करता हूं सेंटर में। 2 जगह पे सेंटर है हमारा, साउथ कोलकाता में। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करता हूं और प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं। चलिए हम लोग टॉपिक में लौटते हैं। टॉपिक का नाम है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। प्री एंड पोस्ट, प्री वर्ड का मीनिंग होता है पहले, बिफोर। पोस्ट वर्ड का मीनिंग होता है बाद में यानी आफ्टर। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन। इसका बैकग्राउंड हम लोग समझते हैं, इसका हिस्ट्री हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए आप एक कंपनी है, मे बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी, जो भी आप एक कंपनी है। आप किसी का रनिंग बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं। वो रनिंग बिजनेस या तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है या तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। अब सवाल है कि आप एज ए कंपनी क्यों किसी का बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं, और वो भी पार्टनरशिप बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को क्या जरूरत हो गया टेक ओवर करने का। टेक ओवर करने के पीछे रीजन है या तो आप अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं या आप अपना कंपटीटर को ब्रेक करना चाहते हैं। आई मीन आप मार्केट को लीड करना चाहते हैं या तो आप अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। बहुत समय ऐसा होता है जो बड़े बिजनेस होते हैं उसका सपोर्टिंग में बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस होते हैं जो या तो पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं या तो सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं। तो बिग बिजनेस जो लिमिटेड बिजनेस है, लिमिटेड कंपनी, बिग कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी, वो लोग ये छोटा मोटा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है। टेक ओवर करके अपना बिजनेस को और एक्सपैंड करता है। तो टेक ओवर करने के बाद जो बिजनेस को आपने टेक ओवर किया वो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है या तो पार्टनरशिप बिजनेस है। अब प्रॉपरली उसको कंपनी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको टेक ओवर किया और टेक ओवर करके उसको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्योंकि कन्वर्ट होने से पहले यानी आपने जब उसको टेक ओवर किया था उस बिजनेस का नेचर क्या था। उस बिजनेस का नेचर था या तो वो पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस था या वो सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस था। अब आप उसको टेक ओवर करके कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और आप लोग जानते हैं कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट होने के लिए या कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस बनाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और प्रॉपर कंपनी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास जाकर आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस दिन को बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन डेट, यानी उस दिन एज ए कंपनी वो बिजनेस स्थापित हो गया।
जो बिजनेस पहले एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था या पार्टनरशिप बिजनेस था, एक कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया। करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन जिस दिन किया एज ए कंपनी, उस दिन को या उस डेट को बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन डेट। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है, तो 1 जनवरी में आपका ईयर शुरू हो रहा है, मान लेते हैं जरा देर के लिए, और 31 दिसंबर में जाकर ईयर आपका एंड होगा। ये 12 मंथ का एक पीरियड है। आपने 1 जनवरी को किसी का रनिंग बिजनेस को टेक ओवर किया। वो बिजनेस या तो सोल प्रोप्राइटरशिप था या तो पार्टनरशिप था, और आप है कंपनी। खुद को यहां पर कंपनी सोचिए। आपने इस डेट में टेक ओवर कर लिया उसको। चलिए, टेक ओवर हो गया। अब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिया। कहां डाल दिया? प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बनाकर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिया। एंड इट विल टेक सम टाइम। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ वक्त लगेगा, ओवरनाइट ये नहीं होता है। सपोज फर्स्ट में जाके इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। इस डेट को बोला जाएगा इनकॉर्पोरेशन डेट, या हम बोलेंगे इस डेट में वो जो बिजनेस को मैंने टेक ओवर किया, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप जो भी था वो बिजनेस, रनिंग बिजनेस, इस डेट में वो इनकॉर्पोरेटेड हो गया, मतलब वो रजिस्टर्ड हो गया। ये जो आपने टेक ओवर किया साल का स्टार्टिंग में, यहां से यहां तक का जो पीरियड है, इस पीरियड को बोला जाता है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ यानी रजिस्ट्रेशन हुआ, उस दिन से यहां तक का पीरियड को बोला जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। जब आप अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन करेंगे ईयर एंडिंग में 31 दिसंबर में, तो आप जो अकाउंट बनाएंगे वो 12 महीना का बनाएंगे। आपका फाइनल अकाउंट जो बनेगा वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का बनेगा, और आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस उस फाइनल अकाउंट से कैलकुलेट होगा वो 12 महीना का कैलकुलेट होगा। बट 1 मई को वो बिजनेस जिसको मैंने टेक ओवर किया है, वो लीगल एंटिटी एज ए कंपनी बनके तैयार हुआ है। क्योंकि 1 मई से पहले उसका स्टेटस क्या था? उसका स्टेटस वही पुराना वाला था, मतलब वो सोल प्रोप्राइटरशिप था या पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस था। आपने 1 जनवरी को टेक ओवर कर लिया था, रनिंग बिजनेस था, बिजनेस चल रहा था। प्रोसीजर में आपने डाल दिया था, क्या चीज का प्रोसीजर में? इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर में, यानी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर में आपने डाल दिया था। 1 मई को गवर्नमेंट के नजर में, कानून के नजर में, ये बिजनेस एज ए कंपनी लीगल एंटिटी रजिस्टर्ड हो गया, इनकॉर्पोरेटेड हो गया। तो आपने जो 12 महीना का प्रॉफिट अर्न किया, इसमें पहला 4 महीना कैसे? 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक काउंट कीजिए, 4 महीना होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। मई को मत पकड़िएगा, 1 तारीख को हो गया इनकॉर्पोरेशन। ये 4 महीना का जो प्रॉफिट है, ये इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट है। इसको हम लोग बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। और 1 मई को जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ, उस दिन से 31 दिसंबर तक जो प्रॉफिट हमने अर्न किया, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, ये 8 मंथ्स होगा, 1 मई से 31 दिसंबर। तो इस चैप्टर में हम लोग को करना क्या है? हम लोग ने जो 12 मंथ का प्रॉफिट अर्न किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट करके हमको पता लगाना है कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट मेरा कितना हुआ था, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट मेरा कितना हुआ था। अब ये पता लगाना क्यों जरूरी है? एक सिंपल सा लॉजिक ले लीजिए। 1 मई को आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो इससे पहले का जो प्रॉफिट आपने अर्न किया, एज ए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, कंपनी के हक में ये प्रॉफिट नहीं आना चाहिए था, कंपनी के फेवर में ये, क्योंकि इससे पहले वो कंपनी था ही नहीं, फिर भी ये प्रॉफिट आपको मिल गया। तो प्रूडेंट अकाउंटिंग पॉलिसी क्या बोलता है? जो आपका फेवर का चीज नहीं है, जो आपके हक का चीज नहीं है, उसको आप फ्यूचर के लिए संभाल के रख दो, फ्यूचर में आप उसका यूज करना।
मतलब उसको रिजर्व एंड सरप्लस कैटेगरी में उस प्रॉफिट को डाल के रख दो। और जिस दिन आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया उसके बाद से आपका जो भी प्रॉफिट हुआ ये नॉर्मल आपका कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट था, यानी ये नॉर्मल कंपनी का प्रॉफिट था, क्योंकि इस दिन वो कंपनी स्थापित हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। इसके बाद से जो भी प्रॉफिट है वो कंपनी का हक का प्रॉफिट है, आप उसको एंजॉय कीजिए। आपको इसको रिजर्व में डाल के रखना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है, आप उसको फुल फ्लेजेड एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो प्रॉफिट होता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नॉर्मली यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। ये कंसेप्ट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको सम्स में कुछ आइटम्स दे दिया जाएगा, मतलब कुछ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स का आइटम दे दिया जाएगा पूरा साल भर का, तो उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप लोग मैथमेटिकली जानते हैं कि कोई भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको रेशियो का जरूरत होता है, तो कुछ रेशियोज का भी जरूरत होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेशियोज ऑलमोस्ट हर सम्स में लगता है। एक हो गया आपका टाइम रेशियो या पीरियड रेशियो भी बोल सकते हैं, प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड का रेशियो, टाइम रेशियो। दूसरा हो गया सेल्स रेशियो। इसके अलावा भी बहुत सारा रेशियो का यूज हो सकता है, जैसे परचेज रेशियो, जैसे इंटरेस्ट का रेशियो। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, क्वेश्चन का अगर डिमांड रहेगा तो वो सब रेशियो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये चैप्टर में हम लोग प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का, यानी इनकॉर्पोरेशन से पहले का पीरियड और इनकॉर्पोरेशन से बाद का पीरियड का हम लोग प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए उससे पहले हम लोग कुछ रेशियोज को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा मटेरियल आप लोग के पास है, जो लोग मेरे इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड है, रजिस्टर्ड है, उन लोगों को इंस्टीट्यूट की तरफ से एक मटेरियल दिया जाता है। वहां पर ये चैप्टर जब आपको मिलेगा, चैप्टर का स्टार्टिंग में रेशियोज के बारे में वहां लिखा हुआ है कि किस आइटम को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिन लोग के पास हमारा मटेरियल नहीं है, स्क्रीन में भी आएगा, आप लोग उसको देखकर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला जो रेशियो है दैट इज सेल्स रेशियो। क्या लिख रहा है? एक्सपेंसेस विच आर एलोकेटेड इन द सेल्स रेशियो। कौन कौन सा खर्च या कौन कौन सा आइटम आप बोल सकते हैं सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट अलाउड, कैरिज आउटवर्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, डिलीवरी एक्सपेंसेस, फ्री सैंपल, सैलरी ऑफ सेल्समैन, सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंसेस, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अगर आप ठंडे दिमाग से जान सोचेंगे या आप ये सब के मीनिंग में घुसेंगे तो आप देखेंगे ये सारे के सारे आइटम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड टू सेल्स। इसीलिए ये सारी चीज सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सम्स बनाते बनाते याद हो जाता है, फिर भी आप अगर लर्न कर लेते हैं, इसको मेमोराइज कर लेते हैं तो बढ़िया है। नेक्स्ट आता है टाइम रेशियो। एक्सपेंसेस विच आर एलोकेटेड इन द टाइम रेशियो। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, depreciation, salary to general staff, insurance, interest on purchase consideration, audit fee, general expenses, printing and stationery, office expenses, fixed expenses, miscellaneous expenses, fixed distribution expenses, administrative expenses। ये सारे भी expenses अगर आप मीनिंग को सोचेंगे देखेंगे कि all these are directly or indirectly related to time ratio। कुछ आइटम ऐसा भी है जो परचेज रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, विच वेरी इन प्रोपोर्शन टू परचेज सच एज ब्रोकरेज। ब्रोकरेज मतलब दलाली होता है। सामान खरीदने गए, बाजार में दलाल के द्वारा खरीदना पड़ा तो दलाल को दलाली देना पड़ा। कैरेज इनवर्ड, सामान को लाने का गाड़ी भाड़ा। इनकम में जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी परचेज रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट पोस्ट पीरियड में बैठेगा, यानी डायरेक्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही वो रिकॉर्ड होगा। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फी, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा।
आर चार्ज अगेंस्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। मतलब क्या हुआ, ये सारे एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंसेस है जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, डायरेक्टली पोस्ट पीरियड में इसको बैठाना है आपको। ऐसा क्यों, आप देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फी, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये कभी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का होता नहीं है, ना ही कभी पार्टनरशिप बिजनेस का होता है। ये सारे खर्च कंपनी के लिए किया जाता है, यानी कंपनी का खर्च है ये। और इनकॉर्पोरेशन से पहले उसका स्टेटस क्या था उस रनिंग बिजनेस का, वो या तो पार्टनरशिप था या तो सोल प्रोप्राइटरशिप था। तो ये सारे खर्च पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए नहीं किया जाता है, ये कंपनी के लिए किया जाता है। इनकॉर्पोरेशन जिस दिन हुआ उसके बाद से उसका लीगल स्टेटस हो गया एज ए कंपनी, लीगल एंटिटी। तो ये सारे के सारे इसलिए पोस्ट पीरियड में बैठता है। और ये सब कुछ खर्चा ऐसा है जो पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं, कैपिटल का इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये सब ऐसा है जो कंपनी के लिए नहीं किया जाता है। इनकॉर्पोरेशन से पहले वो या तो पार्टनरशिप था या तो सोल प्रोप्राइटरशिप था। तो आपने जो पार्टनर को सैलरी दिया, जो कैपिटल का इंटरेस्ट दिया, ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड है। तो इनकॉर्पोरेशन से पहले उसका स्टेटस था पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप, इसलिए वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में बैठेगा, ये पोस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि पोस्ट में वो कन्वर्ट होके कंपनी बन चुका है। ये था कुछ रेशियोज जो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, जो आपको लर्न करना पड़ेगा। अपना मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 1 यही वाला था, जो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से आपको चैप्टर का ऑलमोस्ट कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। द प्रोमोटर्स ऑफ प्रपोज्ड आरवीएस लिमिटेड। प्रोमोटर कौन है? जो कंपनी का निर्माता है, जो कंपनी बनाता है, कंपनी तैयार करता है। आरवीएस लिमिटेड कंपनी का नाम है, और मैंने बोला था ये चैप्टर आप कंपनी की तरफ से सोचकर बनाएंगे। तो इस कंपनी का प्रोमोटर लोग ने खरीद लिया एक रनिंग बिजनेस को, 1 जनवरी 2014 में खरीदा, किसी रनिंग बिजनेस को खरीदा। वो रनिंग बिजनेस का मालिक कौन था? मिस्टर रामविलास शर्मा। यानी ये रामविलास शर्मा हो गया सेलर, वेंडर। ये अपना बिजनेस आरवीएस लिमिटेड नाम का कंपनी को बेच दिया। आरवीएस लिमिटेड ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ 1 मई 2014 में, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ इस डेट में। 1 जनवरी 2014 में आरवीएस लिमिटेड ने टेक ओवर किया मिस्टर रामविलास शर्मा का सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। टेक ओवर करने के बाद इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर में डाल दिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में डाल दिया, और 4 महीना लग गया यहां पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने में। 1 मई को जाके कंपनी रजिस्टर्ड हो गया, मतलब इनकॉर्पोरेट हो गया। ईयर एंड कहां होता है? देखिए यहां पर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, इस दिन ईयर एंड हो रहा है। तो नेचुरली ईयर शुरू कब हुआ था? 1 साल पहले, इसी साल का 1 जनवरी 2014 में शुरू हुआ था। 1 जनवरी 2014 में साल स्टार्ट हुआ, उसी दिन आरवीएस लिमिटेड ने मिस्टर रामविलास शर्मा का बिजनेस को परचेज कर लिया, टेक ओवर कर लिया, और इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 मई को। तो 1 जनवरी से 1 मई तक हो गया प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और 1 मई से 31 दिसंबर 2014 तक हो गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वर्किंग्स में जाकर टाइम रेशियो को निकाल देते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं, आप टाइम रेशियो बाद में भी निकाल सकते हैं, बट मेरा प्रेफरेंस हमेशा यही रहता है कि पहले टाइम रेशियो को निकाल के रख दिया जाए, पीरियड रेशियो को निकाल के रख दिया जाए। सम्स बनाने में ऑलमोस्ट 1 पेज लग जाता है, तो फॉर्मेट के लिए आप ऐसा एक फॉर्मेट बनेगा, वो बाद में आ रहे हैं, ऐसा एक फॉर्मेट बनेगा, उसका जगह 1 पेज, 1 पेज छोड़ दीजिए, छोड़ के आप आ जाइए वर्किंग्स में। पहला वर्किंग्स जिसमें हम लोग टाइम रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, इस दिन साल शुरू हुआ था, और इसी दिन आरवीएस लिमिटेड ने रामविलास शर्मा का बिजनेस को टेक ओवर किया। इस डेट में जाके इनकॉर्पोरेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। ये पीरियड था 4 महीना का, और 1 मई से लेकर जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ उस दिन से लेकर जिस दिन ईयर एंड हुआ यानी 31 दिसंबर, ये पीरियड था पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 8 महीना का। प्री इनकॉर्पोरेशन 4 मंथ्स, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 8 मंथ्स, रेशियो आया 1:2।
क्वेश्चन में लौटते हैं, देखते हैं और भी क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। डेबिट साइड में कुछ एक्सपेंसेस दे दिया है। रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैलरी, डायरेक्टर सीटिंग फी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड एंड सेडिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट यहां पर आई छूट गया है, मैं आई यहां पर डाल दे रहा हूं। इंटरेस्ट कभी स्टाइलस ठीक से काम नहीं करता। ये हो गया इंटरेस्ट पेड टू वेंडर्स। 10,000 प्रॉफिट वो लोगों ने साल भर का प्रॉफिट निकाला, ये फुल ईयर का प्रॉफिट है। क्रेडिट्स में ग्रॉस प्रॉफिट है और डिस्काउंट रिसीव्ड ये तो इनडायरेक्ट इनकम है। इंफॉर्मेशन में आते हैं, क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है ये। पहला पार्ट में आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ था और प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे ये कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। बोला है 30 अप्रैल तक सेल हुआ था 3 लाख रुपया और साल भर का टोटल सेल्स हुआ था 15 लाख रुपया। क्या मतलब हुआ? देखिए, आपका साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी में और एंड हो रहा है 31 दिसंबर में। 30 अप्रैल तक आप अगर ध्यान से सोचिएगा, 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल को हम लोग 1 मई भी बोल सकते हैं। 30 अप्रैल का बाद वाला दिन आपका साल शुरू हुआ यहां पर 1/1/14 में और 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल का बाद वाला दिन ही था 1 मई, जिस डेट में इनकॉर्पोरेशन हुआ था। यानी ये डेट और ये डेट सेम है। यहां से यहां तक का सेल्स बता रहा है 3 लाख रुपया और साल भर का सेल्स बता रहा है, पूरा 12 महीना का सेल्स बता रहा है 15 लाख रुपया। अगर पूरा 12 महीना का सेल्स है 15 लाख, जिसमें 4 महीना का सेल्स बता दिया 3 लाख, वो 4 महीना कौन सा है? प्री पीरियड का सेल्स। तो 8 महीना का, बाकी का 8 महीना का सेल्स मेरा कितना होना चाहिए? बाकी का 8 महीना का सेल्स मेरा होना चाहिए 15 में से 3 लाख आप माइनस कर दीजिए, यानी 12 लाख रुपया बाकी महीना का सेल्स। जरा सा हम लोग इसको ड्राइंग में देख लेते हैं। 1/1/14 में ईयर स्टार्ट हुआ, 30 अप्रैल 14, जिसको आप 1 मई 14 भी बोल सकते हैं, इस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ था। यहां से यहां तक का सेल्स आपको बताया है 3 लाख रुपया बताया है सेल्स। साल आपका जाके एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2014 में। यहां से यहां तक का टोटल सेल्स आपको कितना दिया है? टोटल सेल्स दिया है 15 लाख रुपया दिया है टोटल सेल्स। तो 15 लाख में 3 लाख अगर प्री पीरियड में आ गया तो पोस्ट पीरियड में, यानी प्री पीरियड था 4 महीना, पोस्ट पीरियड था 8 महीना, जो आपको ऊपर में यहां पर दिख रहा है। पोस्ट पीरियड का सेल्स कितना है कोई भी बता सकता है। 15 लाख से 3 लाख रुपया माइनस कर दीजिए, यानी 12 लाख। स्टूडेंट्स रफ में ये नोट कर लेंगे, ये अपना स्टडी नोट बना के रखेंगे ताकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे बाद में तो ये पिक्चर देख के समझ में आएगा कि 15 लाख कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो, 1 जनवरी से 30 अप्रैल यानी 1 मई तक सेल्स है 3 लाख, प्री पीरियड का सेल्स 3 लाख और पोस्ट पीरियड का 8 महीना का सेल्स हो गया 12 लाख। 15 लाख में से प्री पीरियड का सेल्स निकाल दीजिए तो बचेगा पोस्ट पीरियड का सेल्स। रेशियो किया छोटा करके तो आया 1:4। टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो निकल गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, परचेज बता रहा है सेम वे में। 30 अप्रैल तक का परचेज 3 लाख रुपया है, टोटल परचेज है 9 लाख रुपया। तो परचेज का भी रेशियो यहां पर बन सकता है। फिर से आप देख लीजिए एक बार। 1 जनवरी 2014 में ईयर शुरू हुआ, 30 अप्रैल यानी 1 मई, एक ही बात है। इस दिन तक का आपको परचेज बता दिया। परचेज कितना बताया? 3 लाख रुपया। आपका ईयर जाके एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2014 में। यहां से यहां तक का परचेज बता रहा है 9 लाख रुपया। इस 9 लाख में ये साल भर का है, 12 महीना का है, 4 महीना का 3 लाख रुपया सेल्स है। तो बाकी रहा 8 महीना जो पोस्ट पीरियड में है,
उसका सेल्स कैसे पता चलेगा? 9 लाख में से आप 3 लाख माइनस कर दीजिए, यानी पोस्ट पीरियड का सेल्स आ गया 6 लाख रुपया। तो यहां से हम लोग को एक परचेज रेशियो भी मिल गया। 3 लाख और 6 लाख को हमने छोटा किया तो 1:2 में आया रेशियो। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए अगला इंफॉर्मेशन में बोल रहा है, इंटरेस्ट दिया वेंडर को 1/11/14 में दिया। बहुत स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, सर ये इंटरेस्ट दिया क्या चीज है, ये वेंडर क्या चीज है? वेंडर हुआ सेलर रामविलास शर्मा, जो अपना बिजनेस को बेच दिया। कंपनी आरवीएस लिमिटेड उसको इंटरेस्ट दे रहा है। क्यों? सौदा तय हुआ था 1 लाख में, परचेस कंसीडरेशन। मतलब आरवीएस लिमिटेड और रामविलास शर्मा के बीच में एक सौदा हुआ था कि तुम्हारा बिजनेस हम 1 लाख रुपया में खरीद लेंगे, और वो सौदा का पैसा जाके चुकाया है इस डेट में, 1/11 का डेट में चुकाया है। मतलब जिस समय टेक ओवर किया था रामविलास शर्मा को पैसा दिया नहीं था, 1/11 को दिया था, तो रामविलास शर्मा ने कंपनी से इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। तो इसका भी आपको रेशियो बनाना पड़ेगा। इसका भी रेशियो आप समझ लीजिए, आपने टेक ओवर किया उसका बिजनेस को इस डेट में जाके, आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ जाके इस डेट में, आपका ईयर एंडिंग होता है इस डेट में, और आपने सौदा का पैसा उस आदमी को दिया है। आप है कंपनी, रामविलास शर्मा को सौदा का पैसा परचेस कंसीडरेशन जो 1 लाख में सौदा तय हुआ था वो इस डेट में जाके दिया है। जिस दिन आप उसका बिजनेस को टेक ओवर किए थे उसी दिन आपको दे देना चाहिए था, बट आपने नहीं दिया। आपने पैसा देने में 10 महीना लेट लगा दिया। अब गिनकर देखिए, 1 जनवरी से 1 नवंबर 10 मंथ्स होता है, तो वो इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। और वो इंटरेस्ट अगर नहीं दिया तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो यहां पर इंटरेस्ट मिला था एक जगह 10,000 रुपया। आप कैलकुलेट भी करेंगे तो 10,000 आएगा। कैसे? आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए, 1 लाख रुपया सौदा था, 1 लाख का, 1 लाख का 12% इंटरेस्ट, और आपने 10 महीना लेट में ये सौदा का पैसा चुकाया, 1/11 को जाके चुकाया, 1 जनवरी को आपने उसका बिजनेस को खरीदा था। 10 मंथ का इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए वही 10,000 रुपीज आएगा। तो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको शो कर दिया, ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका इंटरेस्ट 10,000 रुपया। तो इंटरेस्ट को हमको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये 10 महीना का इंटरेस्ट है, ये 12 महीना का इंटरेस्ट नहीं है। यानी हमको यहां तक का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, हमको यहां तक का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 10 मंथ्स का पीरियड है, गिन सकते हैं आप। इस 10 मंथ्स में ये आपका प्री पीरियड में है 4 मंथ्स। 10 में से 4 निकाल दीजिए तो बचेगा 6। ऐसे भी आप काउंट कीजिए ना, 1 मई से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीना हो रहा है। तो इंटरेस्ट बटेगा इसका अपना टाइम रेशियो में बटेगा। जो टाइम रेशियो इंटरेस्ट के लिए टाइम रेशियो आपको अलग से निकालना पड़ेगा, 4:6 का रेशियो में बटेगा। ये रहा इंटरेस्ट का। 1 जनवरी से 1 मई 4 महीना, और 1 मई से 1/11 तक 6 महीना। 1/11 को आपने उसको इंटरेस्ट पेमेंट किया है, यानी टोटल 10 महीना में 4 महीना प्री और 6 महीना आपका पोस्ट हो गया। ये 4 रेशियोज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कर लेने के बाद हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल क्यों ड्रॉ करेंगे? इस टेबल में जो सीरियल नंबर होगा वो हम लोग नोट नंबर में मेंशन करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम हम लोग को एक जगह पे नोट नंबर डालना पड़ेगा। यहां का जो सीरियल नंबर होगा वही हमारे वहां एज ए नोट नंबर रिकॉर्डेड होगा। मैंने 1 नंबर में सेल्स रेशियो को रखा है, जरूरी नहीं आप 1 नंबर में टाइम रेशियो को भी रख सकते हैं, मतलब इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने इस ऑर्डर में इसको सजाया है, ये जरूरी नहीं है। सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो, ये सारे सेल्स रेशियो देखिए, टाइम रेशियो देखिए हमारा कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ये रहा मेरा सेल्स रेशियो, ये रहा मेरा टाइम रेशियो। परचेज रेशियो भी कैलकुलेट किया हुआ है, इंटरेस्ट रेशियो भी कैलकुलेट किया है, वो सारे मैंने लिख दिया। कुछ आइटम ऐसा भी मिलेगा हम लोग को, जब हम लोग सवाल पढ़ रहे थे सम्स, तो हम लोग देख रहे थे कुछ खर्चा ऐसा भी है जो डायरेक्ट कंपनी के लिए किया जाएगा, यानी डायरेक्ट पोस्ट पीरियड में बैठेगा। तो उसके लिए भी मैंने एक सीरियल नंबर बना के रख दिया। सवाल में आते हैं, अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
फॉर्मेट इस तरह से होता है, सबसे ऊपर में कंपनी का नाम, जो कंपनी उसको टेक ओवर कर रहा है, यानी आप है परचेजर। ऊपर में आप लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, निकाल रहे हैं इस स्टेटमेंट में। और हमेशा आप शुरू में एक पर्टिकुलर्स का कॉलम रखेंगे, नोट का कॉलम। यहां पर वही जो टेबल में आपने सीरियल नंबर दिया 1 2 3 4 5 वो आपको यहां डालना है, टोटल अमाउंट डालना है और फिर प्री पीरियड में और पोस्ट पीरियड में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनकम साइड से शुरू कीजिएगा, इनकम से एक्सपेंसेस घटाइएगा तो नेचुरली प्रॉफिट पता चल जाएगा। आपका तो टारगेट ही वही है, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट पता लगाना। इनकम साइड है, ये क्रेडिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट से हमेशा स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड कीजिएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो, नहीं दिया हुआ है तो वर्किंग्स में वो निकाल लेना पड़ेगा। ऐसा भी सम्स अपना मटेरियल में है जहां ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, हम लोग वर्किंग्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 1.5 लाख रुपया ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये देखिए मैं एक बार दिखा दूं आपको, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 1,50,000 है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट लिखिए, सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपने टेबल में सेल्स रेशियो को रखा है नंबर 1 में, देख लीजिए 1:4 का रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1:4 का रेशियो में 1,50,000 को बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद था डिस्काउंट रिसीप्ट। डिस्काउंट रिसीप्ट ये देखिए, डिस्काउंट रिसीप्ट परचेज रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए परचेज रेशियो में डिस्काउंट रिसीप्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। परचेज रेशियो हम लोगों ने टेबल में रखा है, देखिए ध्यान से, परचेज रेशियो 5 नंबर सीरियल में रखा है, 1:2 का है रेशियो। तो डिस्काउंट रिसीप्ट नोट नंबर में मेंशन करना है आपने, 5 नंबर में जो रेशियो को रखा है परचेज रेशियो, उसी में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 6,000 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके बैठा देना। परचेज रेशियो क्या देखे थे आप अभी, 1:2, और कोई इनकम नहीं है, जोड़ दीजिए तो टोटल इनकम आ जाएगा। टोटल कॉलम का टोटल कीजिए, प्री कॉलम का टोटल, पोस्ट कॉलम का टोटल। ये मेरा हो गया टोटल इनकम। ये प्री पीरियड का टोटल इनकम, ये पोस्ट पीरियड का टोटल इनकम, और ये टोटल कॉलम का टोटल है, ये साल भर का टोटल इनकम। अब शुरू होता है एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में आपने पहला एक्सपेंसेस क्या देखा था, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस। ये टाइम रेशियो में बढ़ता है, एक बार मैं आपको दिखा दूं फिर भी टाइम रेशियो में ये जो बढ़ता है, ये देखिए रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, ये सारे टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। टाइम रेशियो हम लोगों ने टेबल में डाल के रखा है नंबर 2 में, 1:2। तो नोट में आपको वो सीरियल मेंशन करना है, टोटल अमाउंट डालना है और रेशियो में 1:2 का रेशियो में बांट के बैठा देना है। कौन सा रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो आया था 1:2। डायरेक्टर सीटिंग फी ये पोस्ट पीरियड में बैठता है, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी का होता है, डायरेक्टर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप का नहीं होता है। ये देखिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आता है डायरेक्टर सीटिंग फीस, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये डायरेक्टली डायरेक्टर सीटिंग फी कंपनी में यानी पोस्ट पीरियड में बैठेगा। पोस्ट पीरियड के लिए मैंने सीरियल नंबर 3 बनाया था, तो पोस्ट पीरियड में सीरियल नंबर 3 ये जो अमाउंट आया डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट पोस्ट पीरियड में बैठेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये भी डायरेक्ट पोस्ट पीरियड में बैठता है, ये भी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये देखिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आता है। नेक्स्ट, इसके बाद कैरेज आउटवर्ड एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सेल्स रेशियो में बढ़ता है। सेल्स रेशियो अपना टेबल में नंबर 1 में था, सेल्स रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेल्स रेशियो क्या था, 1:4। टोटल अमाउंट कैरेज आउटवर्ड का जो था वो सेल्स रेशियो में हम लोगों ने बांट दिया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड टू वेंडर। इंटरेस्ट के लिए हम लोग अलग से रेशियो निकाला था, ये देखिए टेबल में है हमारा, इंटरेस्ट 4 नंबर में 2:3। इंटरेस्ट का अमाउंट आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, ये रहा इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 10,000 रुपया। इसको हम लोग इंटरेस्ट का अपना रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो सीरियल नंबर 4 में रखा था। टोटल अमाउंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:3 का रेशियो में। और कोई एक्सपेंसेस तो है नहीं, अब इसका भी हम लोग टोटल करेंगे, एक्सपेंसेस का टोटल।
सबका अपना अपना इंडिविजुअली हमने टोटल कर लिया, प्री पीरियड का एक्सपेंसेस, पोस्ट पीरियड का एक्सपेंसेस और टोटल कॉलम का टोटल ये आया। प्रॉफिट निकालने के लिए आप जानते हैं इनकम से एक्सपेंसेस घटा दीजिए। ए में क्या है, इनकम का टोटल, बी में क्या है, एक्सपेंसेस का टोटल। मैं पेज टर्न कर रहा हूं, आपका तो एक पेज में हो जाएगा, मेरे यहां पर पेज खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। तो 1,56,000 से 36,000 माइनस होगा, 32,000 से 9,100 माइनस, 1,24,000 से 26,900 माइनस करने से आपको प्रॉफिट का पैसा पता चल गया। ए माइनस बी मतलब ए में था आपका टोटल इनकम, बी में था टोटल एक्सपेंसेस। इंडिविजुअली तीनों प्रॉफिट पता चल गया, साल भर का टोटल प्रॉफिट, प्री पीरियड का प्रॉफिट, पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट। प्रूडेंट अकाउंटिंग पॉलिसी क्या बोलता है, प्री पीरियड का प्रॉफिट, इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट, इसको फ्यूचर के लिए सेव करके रख दो, क्योंकि ये तुम्हारे हक का पैसा नहीं था, आप कंपनी है। जो तुम्हारे हक का पैसा नहीं है, जो तुमको फाव में मिल गया, फ्री में मिल गया, उसको फ्यूचर के लिए आप संभाल के रखो, फ्यूचर में किसी काम में लगाना। इसको बोला जाता है कैपिटल प्रॉफिट। और पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट जो तुम्हारे हक का है, जो तुम्हारे फेवर का प्रॉफिट है, इस पीरियड में तुमने पूरा बाकायदा बिजनेस किया था और इस डेट में इनकॉर्पोरेशन हो गया था, तो ये तुम्हारा हक का प्रॉफिट है, इसको तुम पूरी तरह से एंजॉय करो। यह है तुम्हारा रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट किसको बोलते हैं, जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम अर्न करते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अर्न नहीं हुआ, उससे पहले अर्न हुआ था और हमें वो मिल गया प्रॉफिट, जो फ्री में मिल गया, बोल सकते हैं फाव मिल गया। इस पीरियड का प्रॉफिट को फ्यूचर के लिए रिजर्व करते हैं, संचय करके रखते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल रिजर्व कहते हैं। और इस पीरियड का प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी रेवेन्यू प्रॉफिट। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है, आप इसको अर्न करते हैं। सवाल कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर का कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा। इस वीडियो का पार्ट 2, पार्ट 3 भी आएगा, जहां पर हम अपना मटेरियल का सारा सम्स सॉल्व करेंगे एक एक करके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।